हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप पढ़ेंगे इस समय मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के साथ में रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन्हीं तरह के क्वेश्चन इसमें संग्रहित किए गए हैं। और आज के अपने इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान है। तो 496 और 318 के योग ऐसा होना चाहिए। 496 और 318 के योग का निकटतम सैकड़ा में मान। तो आप क्या करेंगे, 418 प्लस 496 प्लस 318 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 8 6 14 और 1 1 2 और 9 11 हासिल 1 3 और 1 4 4 8 814 हो गया इनका योग। तो देखिए इनके योग का निकटतम सैकड़ा में मान ज्ञात करना है। तो निकटतम सैकड़ा में सैकड़ा कितना है, देखिए 800 है। सैकड़े में क्या है, 800 और इसके बाद जो संख्या दी गई है वो 14 है। इसके बाद जो बच रहा है वो क्या है, 14 है। तो अगर हम देखते हैं जब सैकड़ा की बात करता है तो इकाई दहाई सैकड़ा सैकड़ा को देखते हैं और उससे एक कम करके दहाई वाले इकाई और दहाई वाला अंक क्या है, 1 है। अगर दहाई का अंक 5 या उससे अधिक होता है, दहाई का अंक अगर 5 या उससे अधिक होता है, अगर ये जो 1 है ये 5 या उससे अधिक होता तो हम इसको 8 धन 1 कर लेते। मतलब 8 धन 1 करते जिसका रिजल्ट आता 8 धन 1, जिसका रिजल्ट आता 9। तो ये 9 जो है मतलब कि 900 लिख सकते थे। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि सैकड़े की बात कर रहा है तो एक कम मतलब दहाई की ओर हम चलते हैं। दहाई में 1 है, जो दहाई में जो अंक है वो क्या है, 1 है। तो 1 क्या है, वो 5 से कम है। तो फिर हम इसको छोड़ देंगे, इनकी जगह पर 0 0 कर देंगे और जो सैकड़े के स्थान पर है उसको रखेंगे और इकाई और दहाई के स्थान पर 0 0 कर देंगे। तो इस प्रकार से जो हमें संख्या प्राप्त होगी ये क्या है, 814 निकटतम सैकड़ा का मान है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याओं का योग 32 है। उनमें से यदि एक संख्या -36 हो तो दूसरी संख्या क्या है, ये आपको बताना है। तो चलिए आप ध्यान दीजिए, अगर हम आपसे कहें कि दो संख्याओं का योग 5 है और उनमें से एक संख्या 3 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो क्या करना होगा, 5 में से 3 को घटाना होगा। मतलब योग से दी गई एक संख्या को घटा दें तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। यहां भी हमें वही करना है। योग हमें दिया गया है 32, उसमें से एक संख्या जो दी गई है इसको हम घटा देते हैं। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, 32 ऋण गुणा, यहां गुणा का चिन्ह हो जाएगा, ऋण गुणा ऋण बराबर धन, और 36 तो हो जाएगा 6 2 8 और 3 3 6 68 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या है, 68। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विभाजन के एक प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया और उत्तर 15 प्राप्त किया। सही उत्तर क्या होगा आपको बताना, या सही उत्तर होगा तो इन ऑप्शनों में से कौन सा होगा ये आपको चूज करके बताना है। तो विभाजन के एक प्रश्न में देखिए भाग देने का एक प्रश्न है और उसमें क्या हुआ, रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दिया। मतलब रवि ने क्या किया, 3 के स्थान पर 8 से भाग दिया। किसको दिया, किसी संख्या को। तो आंसर कितना आया, 15। तो वो संख्या क्या होगी जो
x इज इक्वल टू 15 गुणा 8 वो संख्या होगी, या फिर आप समझें जिसे हम भाग दे रहे हैं वो क्या है, भाज्य है, और भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल या शेष। तो आप जरा देखें, भाज्य करना है कि जिसे हम भाग दे रहे हैं वो संख्या क्या है, तो कितने से भाग दे रहे हैं, 8 से, और उत्तर कितना आ रहा है, 15, शेषफल 0 है। तो आप इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं, 15 8 120 आएगा और धन 0, ये भी 120 ही आएगा, देख लीजिए। तो दो तरह से हम कर सकते हैं, और ये मैंने इसलिए लिख दिया कि फॉर्मूला भी आपके दिमाग में आ जाए। तो 120 है वो संख्या जिसे भाग दिया गया था 8 से गलती से, जबकि क्या करना था, 3 से भाग देना था। रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया, तो संख्या तो आपको प्राप्त हो गई। संख्या तो यही थी ना, इसी को भाग देना था 3 से, तो गलती से 8 से दे दिया। अब इस संख्या को सही से भाग दे देते हैं। सही से भाग देना था हमें किससे, 3 से। तो 3 से अगर इसको हम भाग देते हैं, 3 एकम 3 और 3 चौक 12 मीन्स 40, तो सही उत्तर जो है वो क्या आएगा, 40 होना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है सही उत्तर होगा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 40। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इसके। तो समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल अच्छा बढ़िया सा क्वेश्चन है, और बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा भी दिया है कि आप कैसे भी समझ ले, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सॉल्व कर लेंगे आप बड़े आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 5.47 गुणा 5.47 ऋण 4.53 गुणा 4.53। देखिए आप ध्यान दिया करें हमेशा, जब कोई चीज दो बार, देखिए ये दो बार वही चीजें हैं और यहां भी दो बार हैं, और बीच में जो है साइन माइनस का है, तो फिर आपका दिमाग काम करना चाहिए तुरंत किस चीज के लिए, ये ए मान ले, इसको भी ए मान ले, इसको बी मान ले, दूसरी चीज है और ये भी वही चीज है, तो बी और बी हो गया। अब ए गुणा ए और बी गुणा बी, बीच में माइनस है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा ये, और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए, ये मैं लिख इसलिए रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए कि ये ऐसे हुआ है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप माइंड में रखे रहेंगे अगर, तो फिर आपको इस तरह का क्वेश्चन देखते ही तुरंत आ जाएगा कि एक बार दोनों को जोड़ना है और गुणा एक बार दोनों को घटाना है। तो आप जरा ध्यान दें कि अगर हम दोनों को एक बार ए और बी को जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 5.47 प्लस 4.53, और इसी तरह से गुणा ए ऋण बी, ए की जगह पर 5.47 और ऋण बी मीन्स 4.53। और ये जो भाग है, भाग का मतलब है बटा 0.94। तो चलिए आप देखिए जरा, इसको जोड़ डालिए क्या आता है। जोड़ने पर आएगा 7 और 3 10 का 0 हासिल 1, 5 और 1 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, दशमलव लगा देंगे, 4 और 1 5 5 10। इस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर गुणा, अब आप क्या करेंगे, इनमें से घटा, 7 में से 3 घटाइए तो आएगा 4, और 14, 4 में से तो 5 घटेगा नहीं, इसलिए कैरी लेंगे, उधार लेंगे, 14 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 9, दशमलव 4 बचा है, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और बटा 0.94। तो ये देखिए 0.94 से 0.94 कट गया, बचा क्या, 10। यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये इतना मेरा समझाने का जो मकसद था वो सिर्फ ये है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और जब ये समझ में अब आपको आ गया तो आप देखें कोई चीज दो बार इस तरह से लिखी गई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे, एक बार दोनों को घटा देंगे, दोनों में से एक भी मिल रहा है तो कट जाएगा, और एक जो है जो बचा रहेगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5 है, संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है। संख्या 105 के कितने गुणनखंड होंगे, उनकी संख्या आपको बतानी है। तो आप 105 के क्या करें, फैक्टर कर लें। पहले तो 105 के जल्दी से गुणनखंड कर लें। तो आप देखेंगे पहले जो है 3 से जाएगा, 3 का 9, 1 बचेगा तो 3 पंजे 15। फिर आप देखें 5 से होगा, 5 सत्ते 35, फिर 7 से, 7 एकम 7। तो इस प्रकार से जो आपको मिला वो मिला 3 गुणा 5 गुणा 7। समझ में आ रहा होगा। अब 3 गुणा 5 गुणा 7 जो आपको मिला है, इसको आप ध्यान दें। 3 की घात कितनी है, 1, 5 की घात 1, 7 की घात 1। अब गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो भी घातें हैं सब में, उनमें एक एक जोड़ देना है और फिर एक एक जोड़कर फिर उनका गुणा कर लेना है। तो आप क्या करेंगे, एक एक जोड़ेंगे और जोड़कर उनका फिर गुणनफल आप ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए हमने इसकी घात कितनी है, 1 है, तो इस अब 1 ही है तो 1 लिखेंगे और 1 जोड़ेंगे। दूसरे में भी 1 ही घात है और 1 हमें जोड़ना ही है। तीसरे में भी घात 1 ही है और उसमें भी हमें 1 जोड़ देना है। और इस प्रकार से ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो गया, 8। तो इसमें जो गुणनखंडों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 8 होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्याज की किस दर, ब्याज की किस दर, तो दर पूछ रहा है, से किसी धन का 10 वर्ष, तो ये टाइम हो गया, t बराबर 10 ईयर का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। धन का 2/5, धन आपको पता नहीं है, आप धन मान ले P और का मीन्स गुणा 2/5 हो जाएगा। तो देखिए 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। तो ये ब्याज की बात की जा रही है। ब्याज कितना हो जाएगा, धन का 2/5। तो ब्याज बराबर कितना, धन का 2/5 मीन्स 2p/5 या 2/5p। और आपने p क्या माना है, p आपने धन माना है। तो आप देखिए आपको निकालना क्या है, r, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ऐसी दशा में आप क्या करेंगे, आप जो चीजें आपको दी गई हैं इन्हीं को आप रख देंगे और आपका सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो आप ये वैल्यू रख दें, ब्याज बराबर होगा, ब्याज बराबर PRT अपॉन 100। देखिए यहां चक्रवृद्धि ब्याज नहीं कहा गया है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता तो हम चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला लगाते। जब ऐसा नहीं कहा गया है तो फिर हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखें ब्याज कितना है, ब्याज तो हो गया है 2p/5 या 2/5p और मूलधन p ही है, r हमें ज्ञात करना है और समय हमारे पास 10 वर्ष है बटा 100। ये देखिए 0 से 1 0 कट गया और चाहे तो हम 5 एकम 5 और 5 10 इस तरह भी काट सकते हैं। और फिर बाद में क्या होगा, यहां से p भी हमने काट दिया तो बचा 2 और 2 में इससे गुणा करेंगे, इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दूना 4 और यहां बचा क्या है, r एकम r, तो r बराबर 4%। यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। कितना आया आपका आंसर, 4%, r की वैल्यू 4, तो 4% आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। देख रहे हैं बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये समझ में ना आ रहा हो कि यहाँ p से p आपने क्यों काट दिया, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये तरीका कि आप इक्वल के उस पार है लेकिन सब इधर गुणा में होने चाहिए,
अगर गुणा के बजाय यहाँ धन है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, ऋण है तो नहीं काट पाएंगे, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही करना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे और ऐसे करके करेंगे, पक्षांतर करके। तो चलिए देखते हैं, मैंने आपको बताया जो इस हिसाब से आपका आंसर आ गया 4%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी ठोस घन की प्रत्येक भुजा में 150% की वृद्धि की जाए, 150% की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए, जब किसी ठोस घन के प्रत्येक भुजा में कोई भी प्रतिशत वृद्धि की जाए, मान लो 10%, 100%, 5%, 50% या 150%, जो भी यहाँ, अब यहाँ 150 है तो 150 है, वृद्धि की जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, तो आप नोट करें। फॉर्मूला हो जाएगा 2a प्लस a स्क्वायर अपॉन 100%। आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो आप ध्यान दें कि 2 गुणा a की जगह पर क्या, यही जो प्रतिशत वृद्धि हुई है, और धन 150 गुणा 150 वर्ग है ना, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करके लिख देंगे। तो चलिए 1 0 2 0 1 0 2 0। अब इसके बाद ये तो खत्म हो गया, बचा कितना, 15 दूना 30, ये आ गया 300, धन 15 15 225। आप 50 तक स्क्वायर याद कर लें, वर्ग। तो चलिए जोड़ दीजिए इसको, 3 2 525 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। 525% की वृद्धि हुई है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, 33 की घात 99 धन 17 की घात 99 तथा 17 की घात 23 धन 9 की घात 23 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, या क्या मतलब गुणनखंड आपको ज्ञात करना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड आप ज्ञात करेंगे, देखिए कैसे, आपको जो दी गई है संख्याएं, आप इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड के लिए आप क्या करेंगे, a धन b कर लेंगे और इसको भी a धन b कर लेंगे, और इन्हीं के गुणनखंडों को आप पहले फैक्टर्स का निकाल लेंगे, इनके तथा इनके गुणनखंड आप पहले निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद जो है जो आएगा उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड हम देख लेंगे। तो a की वैल्यू 33 है धन 17, और यहां देखिए a की वैल्यू क्या है, 17 धन 9 है b की वैल्यू। अब आप ध्यान दें कि 33 और 17 कितना होगा, 7 3 10 का 0 हासिल 1, और 1 1 2 और 3 5, ये हो गया 50, और ये क्या हो जाएगा 17 और 9 9 7 16 और 1 2, इस प्रकार से हो गया ये 26। और आप 50 का फैक्टर जब करेंगे, 50 का फैक्टर कर लें और 26 का फैक्टर कर लें। 50 का करेंगे तो आएगा 50 और 25 और आएगा 10, फिर 5, और इसके बाद हम देखें तो आएगा 2। चलिए अब हम देखते हैं 26 का, तो 26 का आएगा 13, पहले तो 26 फिर 13 और 2। तो हमें क्या ज्ञात करना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना है। तो उभयनिष्ठ में जो दोनों में हमें मिल रहे हों, 2 मिल रहा है, इसके अतिरिक्त कुछ मिल नहीं रहा है, तो फिर यही होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। x की वैल्यू आपको दी गई है 2 प्लस रूट 2, और आपको ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान। तो जरा देखें,
हम x की जगह पर इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, और a प्लस बी के होल स्क्वायर से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर मीन्स 4 प्लस b स्क्वायर का मतलब 2 और प्लस 2ab मीन्स 2 गुणा 2 और गुणा रूट 2, तो 2 दूना 4 रूट 2। अब इसी तरह से हम देखें जरा, ये हो गया क्या, 4 और 6 धन 4 रूट 2, और ये भी नीचे भी वही है, तो 6 धन 4 रूट 2 यहां भी आ जाएगा, उतना ही तो आएगा, उसी का वर्ग है। अब जरा ध्यान दें ये जो है 6 धन 4 रूट 2 हो गया, और ये 4 बटा 6 धन 4 रूट 2 हो गया। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं, ए है, तो ये भी जो लिखा हुआ है इसको भी आप समझे कि 6 धन 4 रूट 2 है, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो आएगा यही, क्या आएगा, 6 धन 4 रूट 2, और 1 से इसमें भाग देंगे तो इतना, और इतने से इसमें ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 धन 4 रूट 2, 6 धन 4 रूट 2, ये समझ लो 6 धन 4 रूट 2 है। तो जरा देखिए, चाहे ऐसे गुणा करके आप समझ लीजिए कि इसमें गुणा करेंगे तो ये 2 बार जगह स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4। अब दोनों के नीचे आप इसको लिख सकते हैं, एलसीएम भी वैसे ही आया है, और 1 से हमने किया तो इतनी बार जाएगा, इतने से फिर ऊपर गुणा करना पड़ेगा, चाहे इस तरह समझ ले, दोनों तरह से। अब जरा देखिए क्या करेंगे हम, अब आप इसको सॉल्व कर लें, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर का मतलब 36, 6 का स्क्वायर, धन b स्क्वायर का मतलब 4 चौक 16 गुणा 2 मीन्स 16 दूना 32, और धन 2ab, तो 2 छंग 12 और 12 चौक 48 रूट 2, धन 4 बटा 6 धन 4 रूट 2। अब जाए इसको हम सॉल्व करें, तो इन दोनों को तो हम जोड़ लें, प्लस ये भी जुड़ जाएगा, तो चलिए जोड़ते हैं। 36 और ये 36 और 4 ये जोड़ लेते हैं तो 40 हो गया, 40 और 32 हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 72, धन 48 रूट 2 बटा 6 धन 4 रूट 2। अब आप ध्यान दें, इसको आपको और सॉल्व करना है, तो और सॉल्व कैसे करेंगे, और सॉल्व के लिए आप अब दोनों में से 12 से भाग दें, दोनों 12 कॉमन कर लेते हैं, तो 12 अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो 12 से इसको भाग दे रहे हैं, 12 छंग 72 और 12 चौक 48, प्रकार से 12 कॉमन हो गया, और 6 धन 4 रूट 2 इसमें भी हो गया, तो 6 धन 4 रूट 2 से 6 धन 4 कट गया, बचा 12। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान, तो वो आपने ज्ञात करके बता दिया, कितना आ गया 12, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 10 है, दो वर्गों के परिमाप 12 सेमी तथा 14 सेमी हैं। दो अलग अलग वर्ग हैं जिनके परिमाप दिए गए हैं। परिमाप का मतलब 4 गुणा भुजा मीन्स a बराबर 12। तो आप जरा देखिए, ये पहले वर्ग का परिमाप और दूसरे वर्ग के परिमाप के लिए भी वही है, 4a बराबर इतना, तो 4a बराबर इतना, तो a बराबर 24 बटा 4, 4 छंग 24, 6 आ गया, और 4a बराबर 12, तो a बराबर आ जाएगा 12 बटा 4, 4 एक 4, 4 तिया 12, इसका मतलब a की वैल्यू 3 आ गई। उसके बाद हमें क्या करना है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है। तो देखिए, ये छोटा वर्ग है जिसका परिमाप कम है, और जिसका परिमाप ज्यादा है ये बड़ा वर्ग है, तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, तो क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा,
मीन्स 3 गुणा 3 बराबर 9 वर्ग सेमी या सेमी वर्ग। चलिए अब इसको जरा निकाल लें, तो इसमें भी वही है, क्षेत्रफल बड़े वाले का निकाल रहे हैं, तो 6 का वर्ग मीन्स 6 गुणा 6, इसका मतलब 36 सेमी स्क्वायर हो जाएगा ये भी। अब क्या करेंगे, हमें पूछ रहा है जो क्वेश्चन में, उसको ध्यान देना है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल मीन्स 36 जो है ये छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है, तो कितना गुना है उसके लिए हम भाग देकर प्राप्त कर लेंगे। अगर आप लिखना चाहें तो आप सेमी स्क्वायर इसमें लिखें और इसमें भी लिखें, फिर सेमी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 9 से इसको भाग देंगे तो 9 चौक 36, कितना गुना हो गया, 4 गुना, 4 गुना बड़ा है, तो आंसर क्या आ गया, 4 गुना, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, ABNO का जो संबंध है CDPQ से, वही संबंध EFRS का इन 4 ऑप्शनों में से किसके साथ है, ये आपको बताना है। तो आप जरा ध्यान दें, ऐसे देखें जरा, AB है फिर NO है, मतलब A के बाद B आता ही है, तो A के बाद B आ गया है, और N के बाद O आता है, तो N के बाद MNO, तो N के बाद O, मीन्स ABNO, मतलब इसका अगला क्रम आगे लिख दिया, इसका अगला क्रम लिख दिया। जरा इसमें देखें, क्या ये भी, इसमें भी ऐसा ही हुआ है, C का अगला क्रम D होगा, वो भी सही है, और P का अगला क्रम Q होगा, तो देखिए दोनों में सेम कंडीशन है। आगे जरा देख लें, E का अगला क्रम F और R का अगला क्रम S, तो बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से हमें इसी क्रम में हमको ढूंढना है। जैसे आप देखें I और V तो बहुत डिफरेंस हो गया, G और I में भी बहुत डिफरेंस हो गया, क्योंकि GHI, तो ये भी देखिए एक गैप हो रहा है, और JW में बहुत डिफरेंस है, GH ABCDEFGH, तो देखिए क्रम वही है, और TUSTUV, तो T के बाद आ रहा है, मतलब इसके बाद ये और इसके बाद ये, तो क्रम बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट ऑप्शन होगा। एक तो तरीका ये है जिससे आपने इसको समझा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि A से ये C हुआ है, मतलब क्या हुआ, A के बाद B C, 2 ऐड होकर अगला आया है, B के बाद 2 ऐड करिए, B के बाद C D, तो D आ गया, +2 इसमें भी हुआ। N में, N के बाद देखेंगे, N के बाद O P, तो 2 ऐड हुआ इसमें भी, और O के बाद O P Q, तो 2 ऐड यहां हो गया, +2 हुआ है। इसी तरह से इसमें भी जरा करिए, तो E के बाद F G, और F के बाद G H, फिर R के बाद क्या होगा, ये हो गया इसका, R के बाद होगा S T, और S के बाद क्या होगा, S T U, तो इस प्रकार से GHTU आपको मिल रहा है। GHTU जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी में है। समझ गए होंगे, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और परीक्षा में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, चलिए देखते हैं, कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से उपयुक्त है, आपको बताना है। वक्तव्य दिया गया है और निष्कर्ष दिया गया है। तो वक्तव्य में क्या है, वक्तव्य को हम क्या करते हैं, सही मानते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो जरा देखें, कुछ मछलियां मगर हैं, कुछ मछलियां मगर हैं, मतलब सब मछलियां मगर नहीं हैं, कुछ हैं, तो कुछ मछली क्या है, मगर हैं, कुछ मगर सांप होते हैं। अब आपको यह ध्यान देना है कि जो ये कह रहा है, आप इस हिसाब से इसको समझते चलें
और इसको वेन डायग्राम थोड़ा बना के समझ लें तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि ये क्या है, मछलियां, मछलियां। तो कुछ मछलियां मीन्स इसका थोड़ा सा पार्ट क्या है, कुछ मछलियां मगर हैं, मगर। अब जरा ध्यान दें तो मछली ये पूरा था, लेकिन उसमें से कुछ मछलियां क्या हो गई, मगर हो गई, और तो सब यहां मगर ही है, तो कुछ मछलियां भी मगर हो गई। अब आगे जरा देख लें, कोई सांप घोंघा नहीं है, न इसमें सांप है और ना ही घोंघा है, इन दोनों से सांप और घोंघा का कोई लेना देना नहीं है। तो क्या कह रहा है, कोई सांप घोंघा नहीं है, मतलब सांप अलग है और घोंघा अलग है। सारे घोंघे कछुए हैं, सारे घोंघे कछुए होते हैं। तो आप पहले ध्यान दें कि यहां जो बात की जा रही है, सांप घोंघा नहीं है। अच्छा एक चीज और हम तो भूल गए अभी ऊपर, दूसरे लाइन में जो कहा गया ये कुछ मछलियां मगर है, एक ही तो क्लियर हुआ ये। दूसरी बात क्या थी, कुछ मगर सांप होते हैं, तो कुछ मगर सांप, तो मगर और सांप का संबंध, तो कुछ मगर सांप भी हो गए, इसका मतलब ये क्या है, सांप है। तो देखिए जरा, कुछ मगर पूरे मगर नहीं, कुछ मगर सांप होते हैं, तो ये सांप का सर्कल, लेकिन कुछ मगर इसमें सांप भी होते हैं, तो ये हो गया इसका संबंध। अब जरा ध्यान दें, कोई सांप घोंघा नहीं होता, मतलब अगला क्रम सांप से रिलेटेड घोंघा होता अगर कुछ होते, तो नहीं होते तो कोई मतलब अब इससे नहीं है, अब वो अलग हो रहा है। कोई सांप घोंघा नहीं होता, मतलब ये कि अब जो है सांप से घोंघे का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि घोंघा जो है, कोई सांप घोंघा नहीं होता, मतलब सांप से अब घोंघे का कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन आगे जरा देखें, सारे घोंघे कछुए होते हैं, मतलब ये कि सारे घोंघे कछुए होते हैं, तो कछुआ ये हो गया, कछुए, और इसमें बीच में अगर घोंघा आ रहा है तो ये सारे घोंघे हो गए, सारे घोंघे। इस प्रकार से आप इसका वेन डायग्राम बना सकते हैं। तो सारे घोंघे क्या हो गए, कछुए के अंतर्गत हो गए, कछुए के अंदर हो गए ना, कछुए के अंतर्गत हो गए, इसका मतलब हुआ। तो क्या हुआ, सारे घोंघे कछुए होते हैं, तो ये आपका बन गया उसके लिए वेन डायग्राम। अब आप जरा समझें निष्कर्ष इससे क्या निकलते हैं, कुछ सांप मछली हैं। अब जरा देखिए, कुछ सांप मछली हैं। देखिए अगर मछली जो है, कुछ मछलियां क्या हैं, कुछ मछलियां मगर हैं, कुछ मछली मगर हैं। तो अगर कुछ मछली मगर हो सकते हैं और मगर सांप हो सकते हैं, तो इसका मतलब कुछ मछलियां सांप, कुछ मछली सांप हैं। ये जो संबंध है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर इसका मतलब ये संबंध सही हो जाएगा। और कुछ मछलियां कछुए हैं, तो कुछ मछलियां कछुए हैं, तो यहां कछुए और घोंघे का ही संबंध है। मछली मगर और सांप से जिनका आपसी संबंध था, इनसे कछुए का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यह संबंध इनसे रिलेटेड नहीं है कि मछलियों का कछुए से संबंध हो, तो ये रिलेटेड नहीं है। समझ गए होंगे। अब आप आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं अपने ऑप्शन को। ऑप्शन है निष्कर्ष 2 निकलता है, तो ये नहीं निकलता है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं, 1 निकलता है लेकिन 2 नहीं निकलता है, इसलिए ये सही नहीं है। निष्कर्ष 1 व 2 कोई भी नहीं निकलता है, तो ये गलत है। निष्कर्ष 1 निकलता है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। समझ गए होंगे आप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दशमलव संख्या 106 को द्विपदी या बाइनरी या द्विआधारी भी कहा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, द्विपदी, बाइनरी या द्विआधारी,
इस 3 नामों से इसको समझा जाता है। अब जरा देखें क्या इसमें कह रहा है। द्विपदी या बाइनरी या द्विआधारी में इसको परिवर्तित करना है। किसको? 106 को। तो ये कंप्यूटर से भी रिलेटेड है। आप कंप्यूटर की शिक्षा अगर ग्रहण कर रहे होंगे तो उसमें आपको डेसिमल नंबर को आपको बाइनरी नंबर में चेंज करने के लिए बताया जाता होगा। तो ये डेसिमल संख्या है, दशमलव संख्या मीन्स डेसिमल संख्या। इसको क्या करना है, हमें भाग देकर इसको निकालना है। कैसे कि ये जो है बाइनरी नंबर कैसे निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको बाइनरी का बेस 2 होता है। बाइनरी का बेस क्या होता है? 2। क्यों होता है? 2 अंक होते हैं, 0 और 1, इसलिए इसको द्विपदी कहा जाता है और इसी को बाइनरी कहा जाता है। इसी को द्विआधारी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 अंक होते हैं, 0 और 1, ये 2 पद होंगे। तो चलिए अब देखते हैं। तो इसका बेस क्या होगा? 2 होगा। तो हम इसको 2 से भाग देते हैं। 2 पंजे 10 और 2 से भाग दे देते हैं। 2 पंजे 10, 2 तिया 6, पूरा पूरा भाग चला गया तो क्या बचा? 0। अब 2 से फिर भाग देंगे तो इसको देखिए, 2 दूना 4, 1 बचेगा 13, 2 छंग 12, 1 बच रहा है ना शेष, तो उसको यहां लिख लेंगे। फिर हम 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 13 और 2 से जब भाग देंगे 2 1 कम 2, 2 तिया 6, तो शेष कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिखेंगे। फिर 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12, तो शेष क्या बचा? 1 बचेगा तो 1 लिख देंगे। फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, तो शेष बचा 0। फिर 2 से भाग देंगे और 2 1 कम 2, तो शेष बचा 1। अब 1 में भाग नहीं जाएगा तो फिर कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा। तो 2 0, अगर हम भाग देंगे तो 0 हो जाएगा और 1 फिर शेष बचेगा। 1 क्या बचेगा? शेष बचेगा। 2 0 हो जाएगा और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 शेष बचेगा। 0 तक हमें करना था। अब जरा देखें हमारा आंसर क्या आएगा। हमें डाउन टू टॉप नोट करना होता है इसको, डाउन टू टॉप। तो क्या नोट करेंगे? 0, इसको भी ले लेते हैं में, और 1 1 1 1, फिर 0, फिर 1 0 1 0। हम डाउन टू टॉप चल रहे हैं तो ये आया निष्कर्ष। अब जरा देखिए कि इनमें से मिल रहा है कोई ऑप्शन हमारा। 11 0 10 10, 11 0 10 10, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप कैसे निकालना है इसको। दशमलव संख्या प्रणाली को बाइनरी संख्या प्रणाली में या द्विपदी संख्या प्रणाली में या द्विआधारी संख्या प्रणाली में परिवर्तित करना था। तो ये हो गया, इसका बेस हो जाएगा 2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है 5:15 पर घड़ी की सुइयों का कोण क्या होगा। 5:15 पर घड़ी की सुइयों का कोण जो होगा उसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। और वैसे तो लॉन्ग ट्रिक में आपको मैंने मैथमेटिक्स में जब पढ़ाया था तो मैंने घड़ी और सुई के बीच के कोण के बारे में मैंने पढ़ाया था। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो ठीक है, नहीं ध्यान है तो हम एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं। इस शॉर्ट ट्रिक से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सुइयों के बीच का जो कोण है उस कोण को ज्ञात करने के लिए आप फॉर्मूला इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। 30 गुणा घंटा और ऋण मिनट बटा 5 धन मिनट बटा 2। आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जरा देखिए
कि कोण जो है हमें ज्ञात करना है दोनों के बीच का, और उसके लिए फॉर्मूला ये है। तो आप 30 गुना घंटा कितना है 5 ऋण मिनट कितना है 15 बटा 5, 15 बटा 2। तो 5 एक कम 5, 5 या 15, और इस प्रकार से 30 गुना 5 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 2, और धन 15 बटा 2। 30 दूना 60, और 2 हम एलसीएम अगर लें तो 30 दूना 60 और दूना 120, धन 15 बटा 2। इस प्रकार से हो जाएगा। अब 120 और 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 135 बटा 2। 135 को अगर हम 2 से भाग दें तो आ जाएगा 2 छंग 12 और 2 सत्ते 14 और 1 बटा 2। इसका मतलब 67 सही 1 बटा 2 अंश आएगा हमारा आंसर। 67 सही 1 बटा 2, ऑप्शन नंबर बी। 67 सही 1 बटा होना चाहिए सब में। चलिए सब में अंश होना चाहिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। और भी शॉर्ट अगर ट्रिक चाहते हैं तो इससे एक शॉर्ट ट्रिक ये भी बन सकता है। 30 घंटा ऋण 6 मिनट और धन मिनट बटा 2, ये भी आप कर सकते हैं। तो चलिए इससे भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और परीक्षा में क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। नीलेश पश्चिम की ओर 3 किमी चला और दाईं ओर मुड़ गया। तो आप ये ध्यान दें कि जो ऑन पेपर या मैप जो होता है उसमें हम दिशाएं कैसे दिखाते हैं। ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, और गंतव्य स्थान मान लो यहां से चलना शुरू करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए कि यहां से नीलेश पश्चिम की ओर 3 किमी चला। तो यहां से देखिए पश्चिम तो यही हुआ ना, यहां से चला और पश्चिम की ओर कितना 3 किमी। तो यहां से पश्चिम की ओर 3 किमी, 3 km हो गया पश्चिम की ओर। इसके बाद क्या कर रहा है, दाईं ओर मुड़ा, दाहिनी ओर, दाहिना इधर मुड़ेगा, मुड़ गया। फिर वह 2 किमी चला, यहां से मुड़कर कितना चल रहा है 2 किमी, 2 किमी हो गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं, ये 2 किमी चल गया। फिर इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा, अब इसका दाहिना इधर हो जाएगा, बायां इधर, तो बाईं ओर मुड़ेगा और 5 किमी चला, यहां से मुड़कर 5 किमी चला बाईं ओर, 5 किमी। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ा, तो अब इसका दाहिना जो है उधर होगा और बायां इधर होगा, और मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। तो यहां से मुड़कर कितना चला 2 किलोमीटर। चलिए नीलेश आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो नीलेश का जो आरंभिक स्थान है वो ये है, यहां से किस दिशा में है। तो देखिए ये पूर्व है और ये जो है उत्तर है और ये दक्षिण है, तो इधर ही तो है, इसका मतलब पश्चिम में है। किधर है पश्चिम में, मतलब इधर ही है, ये ऐसे ही इसी दिशा में, तो पश्चिम में है। यही आपका आंसर हो जाएगा। कहां से कह रहा है आरंभिक स्थान, आरंभिक मीन्स जहां से वो चलना शुरू किया है, तो इससे पश्चिम दिशा में ही है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो समझ में आ गया होगा। और आज आप देख रहे हैं मैथ के साथ जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं रीजनिंग के, ये सारे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन रहे हैं और परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैथ के भी सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।